हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का डे है 207 और फिलहाल हम हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मैं कल रुका हुआ था यहाँ पीछे एक मंदिर पे, और धन्नो एक भैया जी के साथ चली गई थी जो मेरे लिए कल खाना लेके आए थे भैया जी। मैंने धन्नो को दे दिया था कि आप इसको लेके जाइए घर पे, तो वो घर लेके चले गए थे सुबह और अभी वापस लेके आए हैं। तो मैंने यहाँ पंडित जी के घर पे जो है धन्नो को खड़ा कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ किला घूमने के लिए। क्योंकि अगर मैं उस धन्नो को ऊपर लेके जाता तो टेंशन बनी रहती, कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, किधर लेके जाऊँ, ये सब दिमाग में रहता, तो फिर घूमने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने यहीं छोड़ दिया धन्नो को। तो अब मैं जा रहा हूँ, एकदम फ्री माइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वेंशन नहीं है, मस्त आराम से घूमना है। और घूम के आऊँगा मैं। बंदर बहुत हैं, वैसे बंदर बोलना नहीं चाहिए। सुबह सुबह खाना ना खाया हो आपने तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, खाना नहीं मिलता ऐसा कहा जाता है, बट कोई बात नहीं। जी वो मंदिर है और जो धर्मशाला है जहाँ पे मैंने रात में टेंट लगाया था, और धन्नो उधर खड़ी है वहाँ पे। ये वो भैया जी हैं जो कल मेरे लिए खाना लेके आए थे, धन्नो को घर पे लेके गए थे। मोनी भैया नाम है इनका, और मैं मिलाता हूँ वैसे। हेलो भैया जी, मैं कल रात में प्रॉपरली नहीं मिला पाया था, तो अच्छा लगा आपसे मिलके, और थैंक यू हर चीज़ के लिए। तो आओगे आप? अभी तो किले की तरफ, हाँ किला घूमूंगा, फिर किला घूमते हुए निकल जाऊंगा, मतलब नीचे आके साइकिल उठा के फिर चला जाऊंगा उदयपुर की तरफ। चलते नाश्ता करते नाश्ता करने जा रहे हैं। जन्माष्टमी भी है। हाँ आज जन्माष्टमी है, ये तो है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और फिलहाल हम पोहा खाने जा रहे हैं। मैंने बताया था यहाँ पोहा नाश्ते में बहुत फेमस है। वैसे आज आप कहीं जाने वाले हैं ना घूमने, जहाँ पे नाथद्वारा, जहाँ पे वैसे भैया का ना एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है और एक बढ़िया पेज भी है इंस्टाग्राम पे। पेज क्या आपका? वो मैं वैसे डाल दूंगा। वैसे आप भी बता दीजिए एक बार अपने। अपना चैनल है फोन प्ले ब्लॉग नाम से। ओके। इस पर अपन रेगुलर ब्लॉग भी डालते रहते हैं, और अपने इंस्टाग्राम पे मेन अपना फोकस इंस्टाग्राम पे भी वैष्णव 09 से मैं डाल दे रहा हूँ लिंक के, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो भैया के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया को फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहती हैं। एंड फिलहाल हम पोहा खाने जा रहे हैं, और पीछे लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। 8 महीना और फिलहाल हम हैं ऑटो में। ऑटो हमें मिल गई है चित्तौड़गढ़ सिटी से ही, और किले तक जाने के लिए यहाँ से आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं। ऑटोज़ आपको लाके यहाँ छोड़ती हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना होता है। और टिकट का कॉस्ट है 40 रुपये। अब तक का सबसे सस्ता टिकट मिला है मुझे बिना स्टूडेंट आईडी लगाए हुए। और ये टिकट ऐसा टिकट है जो पूरे किले में चलता है। और ये वो गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे। यहाँ हमें ऑटो ने ला के छोड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये बैक गेट है, बैक एंट्रेंस है। तो जब पहले के टाइम पे ये किला बनाया गया था तो इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए यूज़ किया जाता था, इस रास्ते को। लेकिन जो मेन रास्ते हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया था जब बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था इस किले के ऊपर। तब बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने ध्वस्त कर दी थी। इसकी वजह से अभी जो ये बैक डोर था, बैक एंट्रेंस था, उसको मेन एंट्रेंस के जैसा यूज़ किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं फोर्ट में अंदर की तरफ।
तो आप जब कुंभा महल जो है, जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे एंटर होते हैं। बेसिकली जब आप चित्तौड़गढ़ किले में एंटर होते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अब किले की एंट्री उल्टी हो गई है। जब ये किला बना था तो ये बैक साइड था, यहाँ से एंट्री नहीं होती थी, ये पिछला दरवाज़ा हुआ करता था। बट अभी के टाइम पे क्या है कि जो मेन दरवाज़ा है वो आक्रमण जब हुए थे उस टाइम पे उनको ध्वस्त कर दिया गया था। तो जो पीछे का दरवाज़ा है उसको ही मेन एंट्रेंस के जैसा यूज़ किया जाता है। और जब आप एंटर करते हैं किले में, तो सबसे पहला जो किला मिलता है आपको, पहला जो महल मिलता है वो ये महल है, कुंभा महल। और बेसिकली ये जो महल था ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इसके बहुत 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट होता है जनाना पार्ट, एक होता है मर्दाना पार्ट। इवन यहाँ पे जो आप पीछे मेरे ये इलाका देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, ये अस्तबल हुआ करता था उस टाइम पे जानवरों को बांधने के लिए, घोड़ों को बांधने के लिए। और ये जो आप झरोखा देख रहे हैं इसको बोलते थे सूर्य झरोखा। यहाँ पे क्या होता था, जो उस टाइम के महाराणा थे वो यहाँ आते थे सुबह सुबह में, और यहाँ पे भगवान सूर्य को जो है जल देते थे और उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करते थे। यहाँ एक मंदिर भी है भोलेनाथ का। वहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, मतलब उस टाइम पे ऐसा बोलते थे कि जो यहाँ के महाराणा थे उन्होंने बोला कि कोई भी काम सुबह, कोई भी दरबार स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना होती थी, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट किया जाता था। बेसिकली महाराणा का कहना ऐसा था कि हम सब जो है एक मंत्री हैं और यहाँ के जो मेन महाराज हैं वो भगवान भोले शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, और उनकी आज्ञा के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो पहले उनसे परमिशन ली जाती थी, उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, उसके बाद जो है यहाँ की कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया जाता था, स्टार्ट किया जाता था। तो ये कुंभा महल है और सच में मतलब राजस्थान बहुत खूबसूरत है और ऐसी खूबसूरती समेटे हुए है, देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप जितनी भी मूर्तियाँ देखते हैं देवताओं की, वो सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी गई हैं और नहीं कुछ किया जाता था तो एटलीस्ट उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाते थे। क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा को लेके थोड़े उस टाइम पे भी और अभी भी कुछ लॉज होते हैं, उनको वो मूर्ति पूजा पसंद नहीं है। और उनको ये मालूम था कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो इसलिए वो लोग मंदिरों में जाके मूर्तियों को तोड़ देते थे। नहीं ज़्यादा तोड़ पाते थे तो एटलीस्ट उनके चेहरे बिगाड़ देते थे या थोड़ा भी हाथ पैर कुछ तोड़ देते थे, तो वो मूर्तियाँ पूजा के योग्य नहीं रह जाती थी। ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, एक टाइम पे यहाँ पे राजा की कुर्सियाँ लगी रहती थी और यहाँ दरबार लगता था। राजा यहाँ बैठते थे और सारी सुनवाई यहीं से देखते थे। और यहाँ वो मंदिर है भोलेनाथ का, जहाँ पे सबसे पहले पूजा की जाती थी, उसके बाद दरबार की कार्यवाही स्टार्ट होती थी। और ये कुंभा महल है। कुंभा महल के एक साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी दिखता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने प्यारे नज़ारे हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा है, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने जयपुर पिंक सिटी तो ऐसा पिंक वाला नहीं देखा, बट इसको अगर कहें तो स्काई ब्लू सिटी जैसा बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे के जितने मकान हैं आपको मैक्सिमम मकानों पे जो है स्काई ब्लू पेंटिंग दिख रही होगी। तो बहुत प्यारा लग रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रहा है ये। पानी निकासी के लिए पूरी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी उस समय पे भी। वैसे आप लोगों को जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और करीब जो है, अगर आप किलोमीटर जैसा एरिया में निकालते हैं तो करीब 9 किलोमीटर जैसा एरिया जो है ये एक्वायर कर लेता है।
ये है मीरा मंदिर और यहाँ अंदर जाने के लिए आपको अपने शूज़ बाहर उतारने पड़ते हैं, जैसे हम उतार रहे हैं। और बेसिकली आप जब इस मंदिर के कैंपस में एंटर होते हैं, मीरा मंदिर कैंपस इस कैंपस का नाम है, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे 2 मंदिर हैं। एक ये बड़ा मंदिर है और ये एक बगल में छोटा सा मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण का है और ये जो छोटा मंदिर है ये मीराबाई और कृष्ण जी दोनों लोगों का मंदिर है। मीराबाई जब यहाँ पे रहा करती थी, मैं उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मीराबाई रहने वाली थी चित्तौड़गढ़ की और उनकी शादी हुई थी उस समय किसी महाराणा से। तो महाराणा जी का नाम मुझे याद था बट मैं अभी भूल चुका हूँ, तो मैं बस ऐसे बताता हूँ। उनसे शादी हुई और कुछ रीज़न की वजह से ऐसे उनकी नेचुरली डेथ हो गई 2 साल के अंदर ही। तो मीराबाई स्टार्टिंग से ही, मीराबाई जी का जो है स्वभाव बहुत विनम्र था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो बहुत मन से करती थी, उनमें लीन रहती थी। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने जो है फिर अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ही जो है अर्पित कर दिया। वो उस टाइम पे जो संत महात्मा साधु महात्माओं के साथ में जो है भजन कीर्तन किया करती थी। तो चूंकि वो एक राज परिवार से थी तो उनके घर के लोगों को, घर के सदस्यों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। तो उनके जो तेवर थे उन्होंने उनको कई बार समझाया, मना किया, बट वो नहीं मानी और वो अपनी भक्ति करती रहती थी। तो उन्होंने फिर उन्हें मारने के लिए इसी मंदिर में उनके लिए जहर भेजा। वो जहर इस मंदिर में उन्होंने पिया, वो जहर अमृत बन गया। फिर उन्होंने उनको मारने के लिए एक सांपों की माला भेजी, मतलब एक टोकरी में भर के सांप भेजे। उन्होंने जब वो मंदिर में अपने ऊपर वो सांप रखा तो वो सांप जो है फूलों की माला बन गए। तो फिर एक समय ऐसा आया जब मीराबाई ने जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ से उठाई, जो यहाँ मंदिर की असली मूर्ति थी, और वो उसको अपने साथ लेके चली गई। तो कुछ टाइम तक इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। बाद में श्री कृष्ण जी की मूर्ति और साथ में नीचे मीराबाई की मूर्ति भी जो है लगी हुई है। आप इस मंदिर की सभी मूर्तियों में लगभग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि चेहरे तोड़ दिए गए। कारण मैंने आपको पहले भी बताया था। उस समय जब मुग़लों ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो वो इस्लाम के अनुयायी थे और इस्लाम में मूर्ति पूजा को हराम बोला जाता है, तो इसलिए वो मूर्तियों को खंडित ही कर दिया करते थे। आप यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं चेहरे तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम तोड़ा जा सकता था यहाँ पे तोड़ा गया है, चेहरे तोड़ दिए गए हैं, हाथ तोड़ दिया गया है। तो उनको मालूम था कि हिंदू धर्म में टूटे हुए मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए वो जितना हो सकता था मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे। मैंने देखा छोटी छोटी मूर्तियों पे जो है उन्होंने उसको भी खंडित कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत था। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इस मूर्ति पे भी यहाँ पैरों को तोड़ दिया गया है, यहाँ तोड़ दिया गया है, फिर चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय की गई थी। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं इसका नाम है विजय स्तंभ और ये बनाया गया था सन 1448 में। मतलब ये बनना स्टार्ट हुआ था सन 1448 में और ये बन के तैयार हो गया था 1458 में। करीब 10 साल लगे थे इसको बनने में। इसको बनाने का कारण था जब महाराणा कुंभा ने एक साथ 2 राजाओं को, महमूद शाह खिलजी और दूसरे सुल्तान अहमद खान को हराया था, तो उसके उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में इस स्तंभ का निर्माण कराया गया था। इस विजय स्तंभ के इम्पोर्टेंस के बारे में आप ऐसे जान सकते हैं कि ये जो विजय स्तंभ बना हुआ है, ये लोगो राजस्थान पुलिस की बैच पे जब आप देखेंगे तो आपको ये लोगो दिखता है विजय स्तंभ का। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, राजस्थान के लिए, इससे आपको पता चल रहा होगा। आप जब ये किला घूमने आ रहे हैं तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप कैब वगैरह हायर कर सकते हैं, ऑटो हायर कर सकते हैं। सिंगल हैं तो
बहुत सारे बाइक वाले लोग आपको ऑफ़र करते हैं कि हम आपके साथ आपको जो है अपनी बाइक पे घुमा देंगे, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया करीब 8 या 9 किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया, ऐसा बोला जाता है। मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको 82 कुंड मिलेंगे अभी, जो कि बढ़िया अच्छी स्थिति में है, जिनमें पानी अभी भी स्टोर होता है। ऐसे 82 कुंड हैं। अदरवाइज़ इसके पहले यहाँ पे करीब 132 कुंड हुआ करते थे, जिनको आक्रमण करते टाइम पे आक्रमणकारी तोड़ देते थे, नष्ट कर देते थे। लेकिन अभी भी ऐसे 82 कुंड हैं इस पूरे किले में जो चालू हैं, जिनमें पानी का स्टोरेज अभी भी है। तो है ना बहुत बड़ी बात। और ये है पद्मिनी महल उद्यान। उद्यान मतलब बगीचा, और पद्मिनी महल मतलब महारानी पद्मिनी इधर ही रहा करती थी। इधर ही से मतलब है मेरा, मैं उनका महल दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, बट लोग कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, उद्यान की फ़ोटोग्राफी मतलब बगीचे की नहीं अलाउ है, बट मैं एटलीस्ट नॉर्मल वीडियोस तो बना ही सकता हूँ। और मैं वैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ नीचे जाने का रास्ता है। मुझे आइडिया नहीं है क्यों और कहाँ जाता है ये रास्ता। हाँ, ये रास्ता जाता है नीचे कुंड की तरफ। और नहीं, अभी फ़िलहाल ये बंद है, सील्ड है। हाँ बंद है। हाँ, ये रास्ता जाता है नीचे कुंड की तरफ, और कुंड में क्यों जाता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। एक्चुअली होता ही ये था कि नीचे से कुंड में जाके, और नाव लगी होती थी, उस नाव के ज़रिए जो है इस महल तक, जिसमें महारानी पद्मिनी रहती थी, वहाँ तक जाया जाता था। क्योंकि गर्मी के समय बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है राजस्थान में, तो इसके चारों तरफ जो है तालाब था, तालाब के बीच में बनाया गया था ताकि हवाएं चलती रहें, बढ़िया टेम्परेचर वगैरह सब बढ़िया रहे, नॉर्मल रहे। एंड ऐसा कहा जाता है जब पहली बार खिलजी ने महारानी पद्मिनी को देखा था, तो वो यहीं से देखा था, पानी के रिफ्लेक्शन में, ऐसा कुछ। तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ कुंड बहुत सारे हैं इस किले में, और एक कुंड ये भी है जिस कुंड के बीच में, जिस तालाब के बीच में महारानी पद्मिनी का जो है महल है। और किस तरीके से ये महल बनाया गया होगा उस समय, सोचने वाली बात है। कितना टफ रखा होगा सब कुछ, पत्थरों को वहाँ तक ले जाना, फिर एक एक स्टेप फॉलो करते हुए इस महल को तैयार करना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो टूर गाइड के साथ घूमें। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गया, विजय स्तंभ घूमा, उसके बाद जौहर स्थल ढूंढने के लिए निकल गया जहाँ पे जौहर हुआ था। बट मुझे ये नहीं मालूम चला कि वहीं पे जौहर हुआ था। विजय स्तंभ जहाँ पे है वहीं पे पीछे जौहर स्थल है, और वहाँ पे ही जो है जौहर किया गया था। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे रिमार्क होता है, बाहर लिखा हुआ था विजय स्तंभ, बट वहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ था जौहर स्थल। तो मुझे आइडिया ही नहीं लगा कि वहाँ पे जो है जौहर भी वहीं पे हुआ था। इस वजह से मैं आगे आ गया। बाद में मैंने पता किया यहाँ पे, तो पता चला कि यहाँ पे नहीं, वहीं जहाँ विजय स्तंभ है वहीं पे जौहर हुआ था। तो अब मैं वापस से आ रहा हूँ, और पीछे बहुत सारे महल हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है। पैदल आप हर जगह नहीं घूम सकते हैं। 2 चीज़ें मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप जब भी आ रहे हैं तो बाइक टैक्सी ले लीजिए अगर आप अकेले हैं, अदरवाइज़ ऑटो बुक कर लीजिए, कार बुक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि गाइड के साथ घूमिए, तो आपको डिटेल में हर चीज़ पता चलेगी। अदरवाइज़ मेरी तरह आप भी जो है अधूरा ज्ञान लेके घूमते रह जाएंगे, और जब पता चलेगा तो आप बहुत दूर आ चुके होंगे। तो इसलिए गाइड लेना प्रेफर करिए, अच्छा होगा। और यहाँ से विजय स्तंभ दिखाई देता है, एक और स्तंभ दिखाई दे रहा है,
बट वो शायद वीडियो में ना आए। वो इस साइड में है, वो स्तंभ है कीर्ति स्तंभ, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ये है विजय स्तंभ जो जीत की खुशी में बनाई गई थी, और वो कीर्ति स्तंभ है अपनी यश और कीर्ति दिखाने बताने के लिए जो है उसको बनाया गया था। और उसके बगल में एक जैन मंदिर है, क्योंकि इधर ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट था इसका सारा आर्थिक जो काम धाम था, आर्थिक व्यवस्था जो थी, तो वो सारे जैन लोग जो है मेंटेन करते थे उसको। तो उनके लिए जो है एक जैन मंदिर बनाया गया था उनके सम्मान में। और हम वापस आ चुके हैं विजय स्तंभ पे, और इसके बगल में जो ये पीपल का पेड़ दिख रहा है, यहीं पे जो है 3 बार जौहर हुआ था। और ये वो कुंड है, इसकी गहराई 60 फीट की थी। 60 फीट गहरा ये कुंड था। और जब कोई आक्रमण हुआ करता था और जब उन लोगों को पता चलता था, जो महिलाएं होती थी इस महल में, कि हमारी सेना युद्ध हार चुकी है, तो इसमें पहले से ही आग धधकती रहती थी, आग जला के छोड़ दी जाती थी। और धधकती हुई आग में वो लोग प्रण लेके हम अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, ऐसा प्रण लेती थी वो, और इस धधकते हुए जो है कुंड में कूद जाया करती थी। ये गड्ढा था, बाद में गवर्नमेंट ने इसको भर दिया। इसको भरने का रीज़न था कि पहले ये 60 फीट का गड्ढा था, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता था। और चूंकि जो महल बना हुआ है, ये विजय स्तंभ बना हुआ है, इसमें कोई सीमेंट या कुछ ऐसा नहीं पड़ा है चुनाई के लिए। ये सिर्फ किसी तरीके से मतलब एक अलग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के जो है बनाया गया था। तो इनके जो है नींव में नमी आने लगी थी, तो गवर्नमेंट ने जो है इस डर से कि कहीं ये गिर ना जाए, तबाह ना हो जाए, इसके डर से गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी भर दिया। अब पानी इसके ऊपर से जो है निकल जाता है, इसमें रुकता नहीं है। ये जो आप खंडित इमारत देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक सती स्तूपा था। यहाँ पे जब कोई महाराज या कोई भी पुरुष मर जाते थे, तो उनकी जो पत्नी होती थी उनको उनके साथ सती होना पड़ता था। और ये वो गेट था जहाँ से उनकी अंतिम यात्रा होती थी स्टार्ट, और यहाँ से ले जाके वहाँ पे उस जगह पे शव को रख दिया जाता था। और फिर जो उनकी वाइफ होती थी, जो उनकी पत्नी होती थी, वो उनको अपनी गोद में लेके चिता के ऊपर बैठ जाती थी। और आपको सती प्रथा के बारे में पता ही होगा, और इसको राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया था। और ये एक कुरीति कह सकते हैं हिंदू धर्म में थी, जिसको हमने समय के साथ बदला, और ऐसे ही बदलाव हम करते रहते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है, जब भी हमें लगता है कि हमारे धर्म में कुछ कुरीतियाँ हैं। और मैं बाकी किसी की बात नहीं करता, मतलब मेरा सजेशन है, अगर हमें लगता है ऐसी कोई कुरीति है हमारे धर्म में, तो हमें उसे बदलते रहना चाहिए। क्योंकि हम ये लॉजिकल चीज़ें नहीं है कि हम किसी मरे हुए इंसान के लिए किसी ज़िंदा इंसान को साथ में जला दें, ये कहीं से भी फेयर नहीं है। तो इसलिए मैं समर्थन करता हूँ कि सती प्रथा खत्म होना चाहिए था, और हुआ, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और अब हम चलते हैं गौमुख की तरफ। गौमुख एक कुंड है, गौमुख कुंड बहुत प्रसिद्ध कुंड है। वो क्यों है, वहाँ चल के बताता हूँ। इस किले की बनावट को और समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि ये वो सेक्शन था जहाँ से तेल नीचे गिराया जाता था, ताकि जब कोई चढ़ने की कोशिश करे तो वो जल जाए। और दूसरा एक पार्ट ऐसा हुआ करता था जो कि ये है, जिसकी बाहर से चौड़ाई तो देखने में ज़्यादा है, ताकि यहाँ से ज़्यादा एरिया जो है दिखे आपको, ज़्यादा दुश्मन दिखें, लेकिन दुश्मनों को जो है हमला करने का मौका कम मिले। इसलिए इधर का जो एरिया होता था वो पतला होता था, छोटा होता था, ताकि जब उनके तीर भाले आ रहे हों तो वो बहुत कम अंदर आ पाएँ, लेकिन आपके तीर भाले अच्छे से जो है उन तक पहुँच जाएँ। इसके लिए ये जो एरिया होता था बाहर की साइड का, वो बहुत चौड़ा होता था। तो इसी से जो है आप देख सकते हैं ये किला कितनी मजबूती के साथ और दुश्मनों के सामने कितने डट के खड़े रहने के लिए जो है बनाया गया था। और ये कुंड है, इस कुंड का नाम है गौमुख कुंड।
कुंड का नाम गौमुख कुंड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आगे वो जो जगह दिख रही है वहाँ एक सुराग है, एक पत्थर की मूर्ति है जिसका आकार जो है गौमुख मतलब गाय के मुख जैसा है, और उसमें से ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी निकलता है। कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, ये तो पता नहीं है, बट निकलता है, इसलिए इस कुंड का नाम जो है गौमुख कुंड पड़ा। और यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर है, इसमें आपको भगवान भोलेनाथ के तीनों स्वरूप दिख जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये यहाँ पे एक वैसे सुरंग भी है जहाँ महारानी पद्मिनी जो है अपने महल से उस सुरंग के रास्ते डायरेक्ट यहाँ आती थी, स्नान वगैरह करके फिर वापस चली जाती थी। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये जगह। यहाँ पे नहाना वैसे मना है, और स्ट्रिक्टली एकदम मना कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हर साल यहाँ 2-3 लोगों की मौत हो जाती है डूब के, क्योंकि इसकी गहराई करीब 60 फीट की है। तो बहुत बड़ी बात है कि इतना गहरा एक कुंड बना हुआ है किले में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको शायद यहाँ से दिखेगा, आपको दिख रहा होगा दीवारों के किनारे जो है आपको एक नीचे जाके जो है चौड़ी होती है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा दीवारों के किनारे जो है ऐसे चौड़ी होती नालियाँ दिखेंगी। इनका एक रीज़न था ऐसा बनाने का कि जब भी कभी इस किले पे हमला हो तो उस समय यहाँ सैनिक खड़े होते थे और इनमें से जो है गरम तेल डाला जाता था, ताकि जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो वो उसके हाथ जल जाए, पैर जल जाए और वो नीचे गिर जाए। तो इस वजह से जो है इसका आकार ऐसे बनाया गया था। इसीलिए ये किला बहुत मुश्किल था इसको जीतना, मतलब कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। इतना मुश्किल था कि 30 बार आक्रमण हुआ और उसमें 3 बार जो है इसको जीता जा सका था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये एक तो सबसे बड़ा किला था। इससे जुड़ी एक घटना है कि जब खिलजी इस किले पे आक्रमण करने आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो 12 महीने तक उसने इंतज़ार किया कि 12 महीने तक जो है हम यहाँ रुकते हैं, अरे कभी तो नीचे उतरेंगे लोग, खाने पीने की चीज़ें कभी तो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होंगी तो लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा किले से। लेकिन 12 महीने भी जो है जब कोई यहाँ से नीचे नहीं उतरा, एक भी इंसान नीचे नहीं उतरा, तो फिर उसने बोला कि हम समझौता करना चाहते हैं और हम महारानी पद्मिनी को देख के वापस चले जाएंगे। बट जब उसे दिखाया गया महारानी पद्मिनी को और जब वो वापस जाने लगा तो जब कपाट खुले तो उस टाइम पे अपने सेना को उसने जो है आदेश दिया कि हमला कर दो। तो कपाट चूँकि खुले हुए थे उसको जाने के लिए, तो उस समय उसने हमला किया और इस वजह से जो है, इस धोखे की वजह से जो है उसने इस किले पे विजय प्राप्त की उस बार। और उसी बार जो है महारानी पद्मिनी ने अपना जो है जौहर किया था। क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है खुद से दी है, मैं एक गाइड अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो अगर उसमें आपको थोड़ी मोड़ी जानकारियाँ ऊपर नीचे लगी हों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कोई भी ऊपर नीचे जानकारी ना मिले आपको। 100% श्योरिटी वाली जो है जानकारी मैंने प्रोवाइड की है। और बाकी फिर भी 100% नहीं बोल सकता हूँ, 99.99% वाली जो है श्योरिटी है मुझे, तभी मैंने बोला है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिप, ये टूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये ट्रिप अच्छा लगा, ये टूर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितना अच्छा लगा। 10 में से अगर आप रेट करना चाहें तो कितना रेट करेंगे इस एक्सपीरियंस को। दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा लगता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा आगे की वीडियोज़ का। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस चित्तौड़गढ़ सिटी में, क्योंकि हमें उदयपुर के लिए आगे निकलना है। तो आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।